वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न। देखिए, जैसे कि आपको पता, हमने सीटेट के लिए जो जनवरी में सीटेट आपका कंडक्ट होना, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का आपकी जो सीरीज है उसको चला रखा, और उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या करेंगे, जो आपका 2016 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका कल हमने सीडीपी सेक्शन किया था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो उसका एसएस वाला है, सोशल स्टडी वाला पोर्शन है, उसको करेंगे, और उसके साथ साथ आगे का पोर्शन करेंगे। तो आज की वीडियो में तो आपका सामाजिक अध्ययन का ही होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कि डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्शन के बारे में पूछा गया है। आपका ए है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये बात ठीक है, वे प्रतिनिधि तो पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर दोनों ही चीज़ सही है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हम उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर जैसे भी 5 ईयर के बाद कई स्टेट में अभी, जैसे राजस्थान में हुआ है ना, तेलंगाना में हुआ है, और जहाँ पर भी अभी ये हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट भी बदली गई है ना। अगर वही आई है तो उसके लीडर बदले गए हैं। तो आपका क्या रहेगा इसमें, दोनों ही आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। चारबाग के शैली क्या होती थी, देखिए, जो भी आपका मेन होता था उसमें इस टाइप के आपके बना दी जाते थे। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को, जैसे क्रॉपिंग वगैरह कर लिया, फ्लावर वगैरह, पार्किंग वगैरह कर ली, ठीक है, मेन से ये। तो इन्होंने पूछा कौन कौन से, हुमायूं का मकबरा है, इसके अंदर आपका चारबाग शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इन्होंने पूछा किसमें नहीं कर रखा, इसमें तो है शालीमार शालीमार बाग है, इसमें भी आपका है, और लाल मेहरबारी में भी है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, इसमें आपका चार बाग शैली का अ, पद्धति है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। यही पूछा था, तो इसका डिटेल नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। पंचायती राज के बारे में पूछा है, मतलब पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके बारे में पूछा गया है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, नहीं, ये द्वितीय नहीं है, तृतीय स्तर है। द्वितीय आपका ब्लॉक लेवल पे आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, यही आपका गलत होगा, फर्स्ट ही, ठीक है। बाकी देखेंगे, ये गलत है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्य द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का सचिव होता है, सचिव का चुनाव है ना, ये नहीं कहती गवर्नमेंट करके भेजती है, गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, नो, 4 वर्ष नहीं होती, 5 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंदर देश के प्रत्येक राज्य में पंचायती के संबंध में अपने कानून होते हैं। ये बात तो कहीं ज्यादा हद तक क्या आपकी बिल्कुल सही है। तो जब आप पंचायती राज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से उसकी किसकी कविताओं और विचारों में पंचवाणी और बीजा का, देखिए आपका प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे अभी 16 का है, जिसने 18 में दिया होगा, तो 18 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस कर। तो ये आपका है कबीर का, ठीक है। पंचवाणी और बीजा किसकी है भाई, ये कृति या है कबीर की। नेक्स्ट देखिए, गढ़ कटंगा के गोड़ राजस्व के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था, ठीक है। अभी सभी पढ़ेंगे फिर देखेंगे। यह कमजोर बुलंदर मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बन गया था, ठीक है। 1565 में मुगल सेनाओं के गढ़ कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा, ये भी ठीक है, ठीक है। अभी देखेंगे कौन सा इसका है। यह राज्य केवल नगरों से बना था, तो देखिए अब हम बात करेंगे। तो ये है ना, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन की, एक समृद्ध राज्य था और इन्हें जंगली हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों के साथ निर्यात करके इन्होंने काफी धन कमाया था। हमसे पूछा गया है यही कि सही कौन सा है। आपको ये बात अच्छे से देख लेनी, कथन सही है या नहीं है, ये लिखा आएगा नोट, तो नोट को पहले ही अंडरलाइन कर लेना, कभी पेपर सोल्व कर दो पूरा, फिल भी OMR फिल कर दो, उसके बाद पता अच्छा इसमें तो नोट पूछा गया था, काफी मिस्टेक होती है ऐसे। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नर संहार तथा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह किस काल का है। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, वो किस काल की हैं। आपको पता होगा ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ हिंदू गुफा है, बौद्ध है, जैन धर्मों से संबंधित है। और एलोरा की जो 15 राष्ट्रकूट, मतलब किसकी है भाई, राष्ट्रकूट शासन था वहां की, उस टाइम की ये क्या है, गुफाएं हैं। इनकी जो शैली है, स्टाइल है, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? बिल्कुल आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को आप सीटेट वाले कैंडिडेट को तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप 6 टू लेके 8 तक को बहुत अच्छे से रीडिंग कर लिए। 3 बुक है, एक एक दो दो दिन में कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता क्या है? देखिए, वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? जिसमें आप वस्तु के बदले वस्तु देते थे। ठीक है, पैसे वगैरह आप नहीं देते थे। तो यहाँ देख लीजिए, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तु की अदला बदली का व्यापार था। ये बिल्कुल सही है, आपका फोर्थ वाला ही इसमें है, बाकी आप पढ़ लीजिए। ये वस्तु को लेन देन का आसान बनाती थी, ये भी ठीक है। इन्होंने एग्जैक्ट उसका मीनिंग पूछा है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तु का अदला बदली धन कमाया जाता था। यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया थी। सही भी, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया थी। यह तो कौन सी नहीं आना चाहिए था इसमें, वस्तु विनिमय की। देखिए, यहाँ शायद कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती है आपकी। तो यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार था, ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला है इसका आंसर। अगर नहीं पूछता और यहाँ नोट लिखा होता तो आप क्या करोगे? थर्ड वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि। नेक्स्ट देखिए 38, निम्नलिखित स्थलाकृति में किसमें सतृक छल पाए जाते हैं? सतृक छल क्या होते हैं? डेल्टा, हिमोड, हिमनद, हिमोड या रेगिस्तान या समुद्री गुफा। तो देखिए, छत्रक कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये आपके देखिए, जो आपका रेगिस्तान डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े टीले से ऐसे मिट्टी के बन जाते हैं। राजस्थान का जो जैसलमेर वाला एरिया है, जिनको बरखान वगैरह बोला जाता है, तो ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बड़ी बड़ी आकृतियां घिस जाती हैं। देखिए, जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से हवाएं जाएगी तो एक ये कट गए, जैसे माउंटेन को कट कर दिया यहाँ पे, और फिर एक शेप अलग सी बन जाएगी, तो उसको छत्रक बोलेंगे। और जो जैसलमेर वाला है वहाँ बरकान होते हैं, मिट्टी कैसे आपको दूर तक देखोगे तो ऐसे टीले से दिखाई देते हैं, जो हाफ साइड सेंट मून होते हैं उस टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट देखने में से किसके नेतृत्व बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? मुगलों का नियंत्रण था, लेकिन बाद में कौन था जहाँ पर लास्ट टाइम पे, जहाँ जिन्होंने ब्रिटिशर ने उन पर कब्जा किया था लास्ट टाइम पे? तो ये क्या हो गया था? मुर्शिद कुली खां के समय में बंगाल मुगल नियंत्रण से कम होने लगा था, और जब अलीवर्दी खान आया ना, तो पूरी तरह ही क्या होगा, उनसे स्वतंत्र हो गया था। ये मुली कुर्दी खान थे, मुर्शिद कुली खान थे, इनके टाइम पर तो धीरे धीरे क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन अलीवर्दी खान आए जब पूरी तरह ही मुगलों से अलग हो गया था बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ देखो कितनी बेस्ट आपकी चीजें हैं, चारों की चारों जो आपकी जो लेयर है एनवायरमेंट की, वो बताई गई हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शोभ मंडल, जिसको आप बोल सकते हो ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो पाई जाती हैं। तो मैं यहाँ मैच कर देती हूँ, आंसर के साथ आप टिक कर लेना। एक का क्या रहेगा? फोर्थ। एक का फोर्थ किसमें है? सिर्फ बी ऑप्शन में है, वाक्य आपका सही। समताप मंडल आपको पता है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है, तो आपका सेकंड का रहेगा थर्ड के साथ। दो आपके वेरीफाई हो गए, तो आपको आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपका एक ही ऑप्शन गिवन है, तो आप चेक भी क्यों करो, जैसे इस ऑप्शन के अंदर दे रखा। अब आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल और फिर आपका दे रखा है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के अंदर क्या है? ये आपका है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। कहाँ पर जल जाते हैं? मध्य मंडल के अंदर। ठीक है, और फिर आपका है बाह्य मंडल, ये अयान मंडल का वह भाग। अनियन मंडल इस परत का एक भाग होता है, किसका? बाह्य वायुमंडल का। क्लियर? आपका सेकंड आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, तो विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विशेष विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, अभी अभी एक कथन देखा, अभी दूसरा भी देखेंगे। सेकंड है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्यों की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। सही विकल्प का चुनिए। अब देखो, जब आपसे बात, क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन किया गया है भारत में चिकित्सक पर्यटक। पर्यटक कौन होते हैं? जो दूसरे देशों में आते हैं, मतलब दूसरी जगह पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर्यटक का मतलब इन्होंने ले रखा कि जितने जो फॉरेनर होते हैं वही। तो सेकंड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ए आपका सही है और बी आपका क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए। यहाँ टूरिज्म उन्हीं को बताया गया जो टूरिस्ट फॉरेनर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। काफी अच्छा है आपका 18 का जो हमने किया है वो इजी था। 16 का काफी अंडरस्टैंडेबल और अच्छा
काफी क्वेश्चन है पेपर आपका। नेक्स्ट देखिए, रमाबाई जो महिला शिक्षक योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? अब रमाबाई की विशेषता पूछी गई है कि वो कभी एजुकेशन भी उन्होंने नहीं की और फिर भी उन्होंने क्या काम किया था जो उनको पंडिता की उपाधि देगी। देखिए, रमाबाई ने क्या किया था, महिलाओं की जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए उन्होंने स्टेप उठाए थे कि महिलाओं की जो स्थिति कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। अब ये देखिएगा, उन्हें अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, ठीक है। उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने की प्रोत्साहित तो व्यावसायिक कुशलता की सहायता में स्वावलंबी की भी शिक्षा दी, ठीक है। अब है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और वे बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उस समय महिलाओं को इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। देखिए, स्कूल नहीं गई फिर भी वो कौन सी लैंग्वेज जानते, संस्कृत को जानती थी, और जो संस्कृत को जानने के उन्हें काफी वेद वगैरह का ज्ञान हो जाता था। उस उनके टाइम की बात की जा रही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। फोर्थ भी देख लीजिए एक बार, उन्होंने महिला शिक्षा बढ़ावा देने के पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया था। सिर्फ आपसे जो पूछा गया है कि स्कूल नहीं गई और पंडिता दी गई, तो इसी वजह से स्कूल न जाने के बावजूद उन्होंने संस्कृत को सीखा, और संस्कृत को सीखने के बाद उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो जो भी जान लेता था, इट मीन्स काफी नॉलेजेबल पर्सन हो जाता था। 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उसकी किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो इन्होंने क्या किया गया था, लास्ट होगा, है ना, और उसके बाद कोई भी मुगल है होंगे या उनके वंशज, उनको पदवी नहीं दी जाएगी। तो ये कहा था भाई लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये पूछा हुआ है, गलत है। तो औपनिवेशिक शिक्षा में भारत के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा करती थी, ठीक है। अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था। फिर है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया था। आपका 44 का आंसर क्या रहेगा? ये पूछा गांधी के विचारों से कौन सा कथन है वो आपका गलत है। तो देखिए, ये था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया था। तो ये चीजें गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। बाकी गांधी जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक थी। फर्स्ट भी वो हिंसा आ रही थी हमारे, और सामाजिक परिवेश से काट दिया जा रहा था क्योंकि उनको इंग्लिश सिखाई जाती थी, तो अपने के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया था, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये कहते ऐसे नहीं, ओरल एजुकेशन नहीं देते थे। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नए कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के सौंप दिए। ये बात बिल्कुल सही है। यह तय किया गया कि सेना के भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये ऐसा कोई नहीं था। तो फर्स्ट वाला तो आपका बिल्कुल सही है कि सारे के सारे जो राइट थे वो किसको दे दिए गए थे, ब्रिटिश संसद को दे दिए गए थे। लेकिन बी वाला नहीं है आपका। यह तय किया गया था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए, नहीं बराबर बराबर रखना। आपका क्या रहेगा, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रव्यापी नेता निम्न में से कौन थे? अब देखिए, जहां पर नमक साल्ट जो आपका मोमेंट रहा था, शाल्ट मार्च किया था इन्होंने, वो क्या था, उसमें जो इन्होंने पूछा कि साउथ इंडिया के जो वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे वो कौन थे जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया था। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा आपका, श्री राजगोपालचारी। अब देखिए, महात्मा गांधी खुद लीड कर रहे थे इस चीज को। सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिसको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और पोटी श्री राम पल्लू है। इन्होंने जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो अलग अलग जो स्टेट के हैं पार्टीशन हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां पर इनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनकी डेथ के बाद ही लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया है? ज्योतिराव फुले हैं, अपनी पुस्तक उनकी गुलामगिरी, वो किसके लिए उन्होंने डेडिकेशन है उसमें, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन अमेरिकनों को जिन्होंने गुलामी
को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, या उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए जो ज्योतिराव फुले, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है गुलामगिरी, उसमें अमेरिकियों जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर जिसको बोला जाता है, होम वॉर, उसमें उन्होंने जो भाग लिया था, उसमें उन्होंने अपनी पुस्तक जो गुलामगिरी है उसमें उनका क्या किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बारे में इन्होंने पूछा गया है। हर स्टेट का अपना अपना है। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 25 है, आपका होगा 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरी है, और हाई कोर्ट की जो नंबर है वो हमारे कितने हैं, 25, क्योंकि मोर देन स्टेट का एक हो सकता है, लाइक पंजाब एंड हरियाणा का एक है और उसके साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो 3 का एक हो गया, 2 यहाँ से कम हो गए है ना। फिर आप देखिए और भी जो स्टेट और यूनियन टेरी का कंबाइन भी हो सकता है। देखिए इसका, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट है वो स्टेट के होते हैं, ये बात बिल्कुल। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं, उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। और सेकंड आपका दे रखा है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। नहीं, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। और उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके लिए ही काम करें। तो आपका क्या रहेगा, ए और बी दोनों ही आपके यहाँ पर रोंग है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लेकर आए थे। तो कैलिको क्या है, पिट्स गुड़ है, सूती कपड़े हैं, या मसलन है, या फिर मसाले हैं। कैलिको के नाम से जानी गई थी वो था हमारा सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, जिसको मलमल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक अनुभव करता है कि, अब यहाँ पर सब्जेक्ट पेडागोजी है। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपागम या सुझाव दीजिए। देखिए, प्रत्येक अध्याय के से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखिए। क्रियाकलाप छोड़ दे, उनका परीक्षण नहीं होता। सारे पाठ्यक्रम जल्दी जल्दी पढ़े, ऐसी विषय वस्तु लिखिए जो विषयों सीमाओं को पार करके कई परतें सिखा सके। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, 4th रहेगा 50 का, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निष्पेक्षों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कूपिक खनन। नहीं, इनको कहा जाता है भाई परवेधन। परवेधन है ना, ये एक विधि है जो गहराई में जाकर खनिजों तथा उत्खनन किया जाता है। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम का उदाहरण है। अब देखिए ये 8th क्लास की आपकी फर्स्ट चैप्टर से ही है, रिसोर्सेज वाले से, जो लद्दाख के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। संभाव्य है, वास्तविक है, निष्पेक्ष है, या भंडारण है। तो देखिए संभावना है उस चीज की, ठीक है। अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे रिसेंट में, लेकिन इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। गर्म जल के झरने हैं वो कैसे बनते हैं, भूतापीय ऊर्जा से बनते हैं, सौर ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। तो आपके जो गर्म पानी के जो बनते हैं वो भूतापीय ऊर्जा से बनते हैं, जियोलॉजिकल जो आपकी एनर्जी होती है उससे। नेक्स्ट देखिए, संचार में परिचित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। रोपण, ठीक है, और क्या है इसकी, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक शुष्क प्रदेशों में की जाती है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार को साथ लगाता है। रोपण कृषि में इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, और यह वाणिज्यिक प्रकार की है, रोपण होती है और ये विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। यस, वाणिज्यिक है और काफी लार्ज स्केल पे इसको किया जाता है, क्रॉपिंग की जाती है, जैसे कि आपका रबर हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, नहीं कॉटन तो नहीं आएगा। उसके बाद जो मेज वगैरह है, राइस वगैरह हैं, ये राइस हो गया आपका, कॉफी वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने के लिए विशेष लाभ निम्न में से किस नगर को हमेशा ही प्राप्त होते हैं। मध्य और शीर्ष प्रबंधन है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है, तो ये किसको होते हैं, बेंगलुरु, कोच्चि, पुणे, चंडीगढ़।
तो ये बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को क्या बोला, भारत की जो सिलिकॉन सिटी है वो उसको कहा जाता है, और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ विकसित हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पर मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा है। ठीक है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है, आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा यही है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट है भारत की विधायिका अंग से अभिप्राय है। देखिए भारत के अंदर विधायिका है, आप राज्य की है। ठीक है, राज्य मतलब वहां पर अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको राज्य का मीनिंग है इंडिया। जो कानून बनाती है उसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नो, वो तो आपके क्या रहेगा, जो न्यायपालिका है उसके लिए होगा। सर, कानून लागू करने के उत्तरदायी नौकरशाही, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है देश के प्रत्येक नागरिक। तो विधायिका क्या होती है, विधायिका आपकी होती है जो कानून, आपका जो संसद होता है, तो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फौजदारी कानूनों के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में कथन में से कौन सा सही है, आपसे एक ही पूछा गया है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत मामला दर्ज कराया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक होता है आपका फौजदारी, एक होता है आपके दीवानी। सबसे पहले पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज, उसके बाद केवल प्रभावी पक्ष की ओर से नहीं, दोनों साइड से आएगा। प्रथम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, ये बात गलत है। सबसे पहले न्यायालय में मामले दर्ज कराए जाते, उसके बाद पुलिस के पास न्यायालय में नहीं, पहले थाने में जाते हैं। ठीक है, एक ही सही आपका। अपराध की जांच करने पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। अपराध की जांच कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस की भूमिका बतानी है आपको। अब देखिए ये कह रहे हैं, जब भी हम किसी को कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश कह रही है जी, जब भी पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, ना तो वो किसी को सताएंगे, टॉर्चर करेंगे, ना ही किसी को पीटेंगे, ना किसी को अब्यूज वगैरह देंगे, किसी प्रकार का उनको कोई भी अलाउ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं यदि वह समझता है कि निचले स्तर न्यायालय के निर्णय अन्यायपूर्ण है, ये बात सही है। अगर आपको ये लगे हाई कोर्ट में आपका नहीं चला तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ये आप बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और देखिए, पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने के लिए रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। ठीक है, वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है, उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। तो ये भारत का संविधान पूछा गया है, ये किसकी उल्लंघन हो रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। ये आपका अनुच्छेद 15 जो समानता का अधिकार है उसके बारे में बताएगा। किसी भी जाति, धर्म, सेक्स या उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गए, 30 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। टेक केयर, बाय बाय।